नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जुर्हे। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और इसीलिए कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें। न्यूज 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से इस लड़ाई में ये मास्क ही इस समय सबसे बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली से। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एम्स दिल्ली ने जनरल ऑपरेशन और सर्जरी बंद करने का फैसला किया है। यह फैसला कल यानी कि शनिवार 10 अप्रैल से लागू होगा। एम्स की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि अब सिर्फ इमरजेंसी सर्जरी ही की जाएगी। इससे पहले एम्स के ओपीडी सेवाओं को भी बंद करने का फैसला किया था और एक बड़ा फैसला एम्स की ओर से किया गया है। ओपीडी सेवा पहले ही बंद कर दी गई थी और अब सिर्फ इमरजेंसी वाली ही सर्जरी की जाएगी। एम्स की ओर से जारी नोटिस में यह साफ कर दिया गया है कि सिर्फ इमरजेंसी सर्जरी ही अब एम्स में हो सकेगी। शनिवार 10 अप्रैल से यह नियम लागू होगा। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। प्रियंका, क्या कहा गया है इस नोटिस में जिसमें कि अब सर्जरी को बंद करने का फैसला किया गया एम्स में? जी बिल्कुल, ये दूसरा अहम फैसला है जो कोविड के मद्देनजर एम्स में लिया गया है। इससे पहले वॉक इन ओपीडी जो तमाम लोगों की थी उसको कल से बंद कर दिया गया है, यानी कि थर्सडे से बंद कर दिया गया है। और आने वाले कल यानी शनिवार से जो सर्जरी प्लान सर्जरी थी उनको फिलहाल रोक दिया गया है। जो इमरजेंसी सर्जरीज होंगी, जो बहुत जरूरी सर्जरीज होंगी, सिर्फ वही ऑपरेशन थिएटर्स में होंगी। बाकी सभी पर फिलहाल कोविड के मद्देनजर होल्ड लगा दिया गया है। जी प्रशांत, लेकिन ये कब तक बंद रहने वाला है इस तरह का फैसला कि ऑपरेशन आगे नहीं होंगे? इस बारे में कोई संकेत दिए गए हैं? जी बिल्कुल, अभी इस बारे में कोई संकेत नहीं दिए गए हैं, लेकिन पिछली बार भी एम्स में मामले बढ़ने के बाद इस तरीके से सर्जरीज को बंद किया गया था और लंबे समय के बाद वो सर्जरीज खोली गई थी। जिस तरीके से दिल्ली में 7,000 से ज्यादा कोरोना के मामले 24 घंटे में आए हैं, ऐसे में अहम फैसला ये एम्स की तरफ से माना जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ इस अस्पताल में होती है, सबसे ज्यादा अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आते हैं, तो उसके मद्देनजर ये कड़े फैसले एम्स की तरफ से लिए गए हैं। अगर ये प्राथमिक फैसला है, क्या ये भी देखा जा रहा है कि कोरोना से बचाव के साथ साथ उपचार भी प्रॉपर होता रहे, इसकी भी आगे कोई तैयारी होगी? जी बिल्कुल, अभी जो लोग पहले से शेड्यूल्ड ओपीडीज में हैं उनका आना जारी रहेगा। जिनकी इमरजेंसी सर्जरीज है, जिनको टाला नहीं जा सकता है, उनको जारी रखने का प्लान है। और ऐसे में उम्मीद जता रहा है प्रशासन, एम्स प्रशासन, कि जल्द ही इस फैसले को रिवर्स कर लिया जाएगा। जैसे ही थोड़ा सर्च डाउन दिखेगा, मामले कम दिखेंगे दिल्ली में, तो उम्मीद जताई जा रही है कि इन मामलों को, इन सर्जरीज को और जनरल ओपीडीज को दोबारा खोला जाएगा। लेकिन फिलहाल सर्जरी बंद करने का फैसला किया गया है शनिवार से। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक की है। बैठक में प्रधानमंत्री ने यह दावा किया कि देश को अब लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, इसीलिए कोरोना से निपटने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में लोग लापरवाह भी हुए हैं। कोरोना वायरस के मरीज इसे मामूली खांसी जुकाम मानकर नजरअंदाज करते रहते हैं, जिसकी वजह से वायरस तेजी से फैल रहा है। इन दिनों में हमारे हाल क्या थे? हमारे पास टेस्टिंग लैब नहीं थे। इवन मास्क कहां से मिलेगा ये भी एक चिंता का विषय था। पीपी किट नहीं था और उस समय हमारे लिए बचने का एकमात्र साधन बचा था लॉकडाउन, ताकि हम व्यवस्थाओं को एकदम से जितना तेजी से बढ़ा सके और वो हमारी स्ट्रेटेजी काम आई। हम व्यवस्थाओं को बना सके, संसाधन खड़े कर पाए, हमारी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई, दुनिया से जहां से प्राप्त कर सकते कर पाए और लॉकडाउन के समय का हमने उपयोग किया। लेकिन आज जो स्थिति है, आज जब हमारे पास सब संसाधन है, तो हमारा बल, और ये हमारे गवर्नेंस की कसौटी है, हमारा बल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर होना चाहिए। छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बहुत खास बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा नाइट कर्फ्यू को कोरोना कर्फ्यू कहना चाहिए, ताकि लोगों को कोरोना में जीने का एहसास हो। उन्होंने कहा कि कोरोना कर्फ्यू से लोगों को जागरूक करने में और मदद मिलेगी।
जहां पर रात्रि कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है वहां मेरा आग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रयोग हमेशा करें, कोरोना कर्फ्यू, ताकि कोरोना के प्रति एक सजगता बनी रहे। कुछ लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को ही आता है। हकीकत में दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ, मैं कोरोना काल में जी रहा हूं और बाकी जीवन व्यवस्थाओं को कम से कम प्रभाव होता है। साथ बैठक में कही है और देश भर में अब इसी तरह से तैयारियां भी की जा रही है। किस तरह के हालात देश भर में हैं, देश के अलग अलग इलाकों से हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद हैं, दीपक बिष्ट गाजियाबाद में और आशीष दीक्षित मुंबई से इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है विक्रांत, वो ये कि जो प्रधानमंत्री ने कल बातें कही है, आज खुद हेल्थ मिनिस्टर की एक बेहद अहम बैठक होने वाली है। क्या नए सिरे से अब रणनीति आज से इस पर बनेगी, देश भर में इसका असर देखा जाएगा? देखिए प्रशांत, निश्चित तौर पर, क्योंकि अब जो कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं देश में वो बहुत ही डराने वाले हैं। कोरोना की पहली वेव जब कोरोना इस देश में प्रवेश किया था उससे भी ज्यादा खतरनाक नंबर अब सामने आ रहे हैं। हर रोज हम लोग 1.25 लाख के करीब एवरेज में पहुंच रहे हैं। कल मैंने कोरोना का वैक्सीन लगवाया है, लेकिन उसके बावजूद एक चीज को हमें याद रखवाना पड़ेगा कि वैक्सीन भी और मास्क भी, अगर हमने वैक्सीन लगवा भी ली है उसके बावजूद मास्क को हमें उसी तरीके से लगा के रखना होगा जैसा बिना वैक्सीन के रखते थे। वैक्सीन आपको एक राहत जरूर देती है, एक बचाव जरूर कर देती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको मास्क जरूर लगाना है ताकि कोरोना आपको दोबारा ना हो सके। आज जो बैठक होनी है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की, ये 24वीं बैठक है और कल चूंकि प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर काफी गंभीरता और लंबे तरीके से विचार विमर्श किया, मुख्यमंत्रियों की बातचीत सुनी, राज्यों में जिस तरीके की दिक्कत आ रही है वो सुनी और राज्यों को ये भी निर्देश दिया कि आप टेस्टिंग बढ़ाइए। भले ही नंबर ज्यादा हो, लोग उसका उपहास उड़ाए, लोग सरकारों पर तंज कसें, लेकिन जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतना ज्यादा कोरोना को हम काबू में कर सकेंगे। और आज की जो बैठक होगी वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक काफी अहम है और उसमें ये चर्चा की जाएगी कि अब कोरोना के नंबर जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो क्या सरकार अपनी रणनीति में किसी तरीके का कोई बदलाव लेकर आए, क्योंकि इस पर लगातार आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे थे कि आखिर किस प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज निकल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने कह दिया कि टेस्टिंग सबसे ज्यादा जरूरी है और एक और कोरोना में दूसरी लहर दिखाई दे रही है तो देश भर में कहर भी बनकर ये टूटती दिखाई दे रही है। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन की अहम भूमिका है और ये एक हथियार साबित हो रही है। लेकिन कोरोना के टीके पर ही अब सियासी टकराव भी शुरू हो चुका है, जिसका असर कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेल रहे महाराष्ट्र पर पड़ता दिख रहा है। न्यूज 18 के अभिषेक पांडे की खबर है कि महाराष्ट्र में वैक्सीन की किल्लत की वजह से बारामती, पनवेल, सांगली, सतारा समेत कई और ऐसे जिले हैं जहां सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन को बंद कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, मुंबई के 25 प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन बंद करने का दावा किया गया है। अस्पतालों के बाहर वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के पोस्टर लगा दिए गए। एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने साफ कर दिया था कि वैक्सीन की खेप जल्द नहीं मिलने पर वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़ेंगे। महाराष्ट्र सरकार की दलील है कि आज ही वैक्सीन की खेप नहीं भेजी गई तो राज्य के 36 जिलों में वैक्सीनेशन की मुहिम पर असर पड़ सकता है। महाराष्ट्र सरकार की इस दलील पर राज्य के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें निशाने पर लिया। महाराष्ट्र सरकार के पास 15 लाख वैक्सीन मौजूद होने के दावा करते हुए वैक्सीनेशन रोकने के फैसले पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, जिस पर महाराष्ट्र सरकार की भी अब सफाई सामने आई और सरकार ने 15% वैक्सीन की दूसरी डोज रखने की दलील दी। लेकिन सारे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ कोरोना अब 1,31,000 के पार पहुंच गया है। यह इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर है। कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 1,31,000 से ज्यादा नए मरीज पिछले 24 घंटे के भीतर और इससे लड़ते हुए 780 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। और अब तक का कोरोना का यह सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है और इसीलिए बैठकों का दौर जारी है। नई नई गाइडलाइंस जारी की जा रही है, लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन की भी बात कही जा रही है। लेकिन अब यह कोरोना तेजी से फैलता चला जा रहा है और एक नया आंकड़ा जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है वो अब आज पहुंचता हुआ, जहां
1,31,000 के पार नए कोरोना मरीज हो चुके हैं पिछले 24 घंटे में, और कोरोना की वजह से ही अब तक 780 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। कल यह आंकड़ा 1,26,000 तक था, लेकिन बढ़कर अब 1,31,000 के पार पहुंच गया। रवि सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए कोरोना के इस आंकड़े ने। क्या कहा जा रहा है, आखिर क्यों ये नौबत आ रही है? प्रशांत, पिछले 4 दिन की ऐसी स्थिति रहेगी। पिछले 4 दिन से 1 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और आज 5वां दिन है। तो लगातार हर रोज लगभग नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। और कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ में, राज्यों के साथ में बैठक की थी और उसमें टेस्टिंग को लेकर जोर दिया था। अब जाहिर तौर पर कि अगर टेस्टिंग की भी संख्या भविष्य में बढ़ाई जाएगी तो ये आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि जितनी ज्यादा तेजी से टेस्टिंग होगी उतनी जल्दी ही पहचान हो सकती है, तो आंकड़ों में भी तेजी आएगी। लेकिन सरकार का इस समय सबसे ज्यादा फोकस इस बात को लेकर है कि जो कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत है उसको कम किया जाए। भले ही अगर केसेस में बढ़ोतरी होती है तो यानी कि उसकी पहचान होती है। तमाम ऐसे लोग भी हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाती और उनको कोरोना का संक्रमण होता है। तो टेस्टिंग को लेकर अभी इसमें फोकस है। और दूसरा फोकस है कि वैक्सीनेशन की ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लोगों को लगाई जाए। और तो इसी पर ध्यान केंद्रित करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी। खास तौर पर महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि इस बात की चिंता ना की जाए कि इतने ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर के भी सवाल खड़े हुए, आरोप प्रत्यारोप की सियासत गरमाई कि वैक्सीन अब अवेलेबल ही नहीं है और केंद्र के साथ टकराव की स्थिति। क्या ताजा हालात बने हुए हैं? आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़े हुए हैं मुंबई से। आशीष, अब अगर कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने की बात कही गई है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि टेस्टिंग होती रहे, किसी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी, क्या आगे के संकेत मिल रहे हैं? कैसे वैक्सीनेशन फिर से शुरू हो पाएगा? जी, साफ तौर पर प्रशांत आपको बताना चाहेंगे, एक तरफ वैक्सीनेशन को लेकर जो सियासत चल रही है, वो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस समय हम खड़े हैं मुंबई के जंबो कोविड सेंटर में, जो कि मुंबई का सबसे बड़ा कोविड सेंटर है। यहाँ पर वैक्सीनेशन का जोरों शोरों से काम शुरू था, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी नोटिस चिपका दी गई है कि वैक्सीन खत्म होने की वजह से वैक्सीनेशन रोका गया है। पुलिस को बुलाया गया है। यहाँ पर काफी हंगामा हो रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, कब यहाँ आए थे? इनके पास अगर वैक्सीन नहीं है तो इनको मैसेज देना चाहिए। हमने जब रजिस्ट्रेशन किया, आपको दूसरे दिन तीसरे दिन रजिस्ट्रेशन को मेरे को करवा के भी आज 8 दिन हो गया, इन्होंने नहीं तो एक सिंपल छोटा सा मैसेज भी भेजा नहीं है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, आप लोग मत आइएगा। हम लोग आज 1.5 घंटे से खड़े, हमारा काम धंधा बंद करके रखे। कल ऑफिस लॉकडाउन है, सैटरडे संडे 2 दिन बंद है, हमारा काम धंधा कंप्लीट बंद हो जाएगा। तो हम लोगों को खाना कौन देगी? गवर्नमेंट दे रही है, 1 रुपया भी गवर्नमेंट दे रही है। और इतना गवर्नमेंट इतना बड़प्पन बता रही है, हमने 46 देशों के अंदर वैक्सीन भेजा। जब 46 देशों में अगर आप वैक्सीन भेज रहे हो तो हिंदुस्तान के लोगों के लिए वैक्सीन किधर है? और आज के पेपर में भी दिया है 5 लाख वैक्सीन फुकट गई है। वो 5 लाख वैक्सीन फुकट नहीं गई है, ये 5 लाख वैक्सीन सारे के सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में गई है, जहाँ 250 से 500 रुपया लिया जा रहा है। यहाँ गवर्नमेंट को बस फ्री देने के लिए वैक्सीन नहीं है। गवर्नमेंट लोगों के जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है और कोई मतलब नहीं है। अगर उनके पास नहीं है तो आप काय के लिए किसी को बुला रहे हो? अगर आपके पास वैक्सीन है, हमने अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो आप हमारे घर पे आके करवा के दीजिए ना। क्या तकलीफ है? अगर हम लोगों को इधर गर्मी के अंदर खड़े रहने के लिए का मतलब का क्या है? ये कोई मतलब नहीं है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर इनके पास वैक्सीन नहीं है तो मत दो, मत बुलाइए, कोई आने को तैयार नहीं होगा। आशीष, कल के आंकड़े, ये पीड़ा है लोगों की और इसे समझना भी बहुत जरूरी है कि इस तरह की सियासत में जो आम लोग हैं, पीड़ित हैं, वो किस कदर परेशान होते चले जा रहे हैं। कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए गए, लेकिन इस पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी हो रही है। वैक्सीनेशन बंद करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक उन्हें अब तक 1 करोड़ 6 लाख वैक्सीन दी जा चुकी है, जिसमें 91 लाख का इस्तेमाल हुआ है और 15 लाख अब भी महाराष्ट्र सरकार के पास मौजूद है। फिर क्यों जानबूझकर वैक्सीनेशन सेंटर बंद किए जा रहे हैं? क्यों झूठी खबर की बौछार की जा रही है? देवेंद्र फडणवीस का ट्वीट करते हुए महाराष्ट्र सरकार से यह सवाल है। साथ ही महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों पर भी वैक्सीन की किल्लत होने की तस्वीर अब सामने आ रही है। दिल्ली के ही पास मौजूद है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद और यहां के अस्पताल के बाहर वैक्सीन खत्म होने का नोटिस लग चुका है।
जिसकी वजह से वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे लोगों को परेशानियों का अब सामना करना पड़ रहा है। क्या हालात हैं, दीपक हमारे सहयोगी बता रहे हैं। कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। इसको लेकर लगातार केंद्र सरकार हर स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है। और इस वक्त हम गाजियाबाद जिले में हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में कई प्राइवेट जो क्लिनिक हैं या अस्पताल हैं, वहां पर जिस तरह से वैक्सीनेशन का काम हो रहा था, अब वहां पर वैक्सीनेशन का काम नहीं हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि वैक्सीन जो है खत्म हो गई है। मैं इस वक्त गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक अस्पताल एमी केयर के बाहर हूं और एमी केयर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नोटिस बोर्ड लगाया गया है कि कोविड-19 वैक्सीन आर नॉट अवेलेबल इन स्टॉक, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। यानी अब यहाँ पर वैक्सीन की जो डोज यहाँ पर लगती थी रोजाना, वो खत्म हो गई है। अस्पताल प्रशासन से अभी बात हमने नहीं की है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि वैक्सीन जब आएगी तो यहाँ पर जो है उन्हें लगवाने की कोशिश रहेगी। वैक्सीन जो है वो खत्म हो गई है, क्योंकि रोजाना वैक्सीन का जो काम होता है, वैक्सीन जो लग रही है उसके हिसाब से अब लोग लगातार जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है और इसी वजह से वैक्सीनेशन का काम तेजी से किया जा रहा है। लेकिन कई जो अस्पताल है उन्होंने इस तरह से अपने अस्पतालों के बाहर पोस्टर बैनर लगाया है ताकि नोटिस बोर्ड में लोग पढ़ सकें और ये जान सकें कि उनके पास वैक्सीन नहीं है। अब देखना यही होगा कि प्रशासन की तरफ से कब इन्हें वैक्सीन उपलब्ध होती है। दीपक बिट्स हमारे सहयोगी गाजियाबाद में मौजूद हैं, इस वक्त हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या दलीलें दी जा रही है प्रशासन की ओर से? जहां वैक्सीनेशन चल रहा था, जो लोग वहां मौजूद हैं उनसे अगर बातचीत हो पा रही है, क्या उन्हें इस बात की जानकारी थी? देखिए प्रशांत, हम जिस अस्पताल के बाहर हैं, ये एमी केयर हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल के बाहर कई लोग यहाँ सुबह से इंतजार में आए थे और कई लोगों से हमने बात की। अभी भी 3 से 4 पेशेंट अंदर है, लेकिन आपको सामने जो दरवाजा दिखाई देगा उसमें मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा, वो नोटिस बोर्ड है और इसको देखकर लोग वापस जा रहे हैं। उनका कहना है कि हमें पता नहीं था, अपॉइंटमेंट के बाद भी यहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, 2-4 दिन के बाद का हवाला दिया जा रहा है। जिलाधिकारी गाजियाबाद अजय शंकर पांडे से हमने फ़ोन पर बात की। उनका कहना था कि वैक्सीन जो है वो सभी जगह उपलब्ध है। कहीं ना कहीं प्रबंधन की वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है देरी हो जाए, लेकिन वैक्सीन गाजियाबाद जिले में उपलब्ध है। लेकिन जिस तरह से प्राइवेट अस्पतालों से हमने बात की कि आपको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है क्या प्रशासन की तरफ से, तो इनका कोई जवाब देने वाला कोई अभी तक बाहर नहीं आया। हमने कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की कि निजी अस्पताल किस बिहाफ पर ये कह रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कई पेशेंट ऐसे हैं जो वैक्सीन लगवाने आना चाहते थे, क्योंकि प्रधानमंत्री की 2 डोज लेने के बाद लोग भरोसे में हैं, भरोसा है उनको कि अब वैक्सीन लगाया जाए, क्योंकि कोरोना महामारी एक बार फिर अपने पैर पसार रही है। उसको लेकर लोग सतर्क हैं, जागरूक है। तो वैक्सीन अब यहाँ पर कब पहुंचेगी, ये अभी इनके पास भी कोई जवाब और जनता को ये संदेश पहुंचाना चाहिए, व्यवस्था को कुछ और बेहतर करने की जरूरत भी है, जिन पर ये जिम्मेदारियां हैं। लेकिन देश में कोरोना के बढ़ते केस पर चर्चा करने के लिए आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन उच्च स्तरीय मंत्री समूह की बैठक भी कर रहे हैं। 24वीं ये बैठक होगी। सुबह 10:30 बजे होने वाली इस बैठक में कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी और कोरोना से निपटने की तैयारियों पर भी इसमें मंथन किया जाएगा। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, आज जो ये बैठक हो रही है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ में, क्या उम्मीद की जा रही है, किन बिंदुओं पर इसमें चर्चा होगी और जो स्थिति इस वक्त है, जिसकी शिकायतें आ रही है, क्या इस पर गौर करने की बात इसमें हो सकती है? देखिए, बिल्कुल इस पर बात हो सकती है, क्योंकि कई राज्यों से इस तरीके की बातें आ रही हैं कि उनके यहाँ वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है और जिस तरीके से, जिस रफ्तार से केंद्र सरकार कह रही थी कि वैक्सीन लगवाइए, उस कारण राज्यों ने काफी तेज रफ्तार भी दिखाई, लोगों ने भी एक बड़ा उत्साह दिखाया और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से वैक्सीन ली थी, पहली डोज जब उन्होंने ली थी, उसके बाद से देखने में आया कि लोगों में भी वैक्सीन को लेकर के जो तमाम सवाल थे वो सब दूर हुए, लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आए। अब स्थिति ये है कि कई जगह कई राज्यों से शिकायत आ रही है कि वैक्सीन कम है और वैक्सीन अगर नहीं मिली समय पर तो रोकना पड़ेगा। तो इन सब चुनौतियों को कैसे पूरा किया जाएगा, कैसे राज्यों तक वैक्सीन पहुंचाई जाएगी, हालांकि किसी तरह की पैनिक की स्थिति नहीं है। केंद्र सरकार का कहना है कि तुरंत पहुंचा दी जाएगी। एक जो बड़ी चीज जिसकी तरफ राज्यों को और केंद्र जो सेंटर बनाए गए हैं वैक्सीनेशन, उन सबको ध्यान रखना होगा कि जो अभी तक वेस्टेज हो रही है वैक्सीन लगाने के काम में, उस वेस्टेज को अब थोड़ा कम करना पड़ेगा। शुरुआत में चूंकि ये नया काम था, लोग कम आ रहे थे तो वेस्टेज ज्यादा हो रही थी। अब चूंकि लोगों में उत्साह भी है, लोग सामने आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, तो उस वेस्टेज की परसेंटेज को कम करना पड़ेगा ताकि वो लोगों के ज्यादा से ज्यादा काम आ सके। और आज की जो बैठक होगी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की, उसमें वैक्सीन के अलावा क्या भविष्य की रणनीति हो और वैक्सीन के बाद जिस तरीके के सवाल नए सामने आ रहे हैं, कोरोना के नंबर लगातार बढ़ रहे हैं,
हैं, 1,30,000 से ऊपर नंबर पहुंच गए हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए आगे क्या रणनीति में कोई प्रोएक्टिव चेंज लाया जाए या किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, इन सब चीजों पर भी चर्चा की जाएगी। और बहुत अहम फैसले भी इसमें लिए जा सकते हैं कि आखिर क्या और बेहतर कदम उठाए जाने चाहिए। देश के अलग अलग इलाकों में भी अब कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जम्मू कश्मीर में भी अब प्रशासन ने 10 अप्रैल से लेकर 10 जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। कोरोना कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। जम्मू, श्रीनगर, अनंतनाग और कुपवाड़ा समेत कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू कल शाम से ही लागू कर दिया जाएगा। कश्मीर में आजकल भारी तादाद में टूरिस्ट आए हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मास्क नहीं लगा रहे हैं। आप बताएं, आप कहाँ से? हमारा चेन्नई से। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है? कोरोना तो है। मास्क बैग से नहीं, बैग के लिए मास्क है या चेहरे के लिए या मुंह के लिए? मेरा सेफ है, मास्क नहीं लगाया है आपने। अब मास्क लगाया, पहले क्यों नहीं लगाया था या भूल गए थे? गुड प्लीज तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टूरिस्ट आ रहे हैं। आप हमें बताएं, मास्क क्यों नहीं लगाया है? मास्क क्यों नहीं लगाया है? मास्क क्यों नहीं लगाया है? मास्क, व्हाई डिडंट यू पुट मास्क? फेस मास्क, कोरोना इज देयर। कंफर्टेबल। ओके, दे आर नॉट कंफर्टेबल। आप देख सकते हैं यहाँ पे मास्क नहीं लगा रहे हैं। टूरिस्ट बहुत ज्यादा नंबर में आ रहे हैं लेकिन मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज, क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है और मास्क लगाना बहुत मैंडेटरी है। आप देखिए, मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? अभी लगाया। आपने हाथ पे रखा है, हाथ के लिए नहीं है मास्क। आप देख सकते हैं, जो भी आप टूरिस्ट यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत जरूरी है मास्क लगाना, लेकिन मास्क नहीं लगा रहे हैं। किसी ने हाथ में रखा है, किसी ने बैग में रखा है। ये जो टूरिस्ट आई हैं, इन्होंने जो है बैग में रखी है, अब निकाल रही हैं। देखिए, मास्क अपने लिए है, अपनी सेफ्टी के लिए है, लेकिन जिस तरीके से लगातार टूरिस्ट आ रहे हैं, अलग अलग जो रियासतें हैं, अलग अलग एरियाज हैं, कंट्री के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आ रहे हैं लेकिन मास्क नहीं लगा रहे हैं। हमने देखा तकरीबन 70 to 80% टूरिस्ट जो हैं वो मास्क नहीं लगा रहे हैं। अजीबोगरीब दलीलें दी जा रही है। रिफत हमारे सहयोगी मौजूद हैं श्रीनगर में। रिफत, ये उनकी अपनी ही सुरक्षा के लिए है, क्या और लोग कह रहे हैं इस वक्त जो वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि कोरोना अब हर जगह फैलता नजर आने लगा है? देखिए प्रशांत, यही तो लोग नहीं समझ रहे हैं कि उनकी सेफ्टी के लिए ये मास्क है। और खास तौर से अगर हम डल लेक की बात करें या जहां पे भी टूरिस्ट्स हैं, बहुत भारी तादाद में टूरिस्ट्स आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो SOPs फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना केसेस मजीद बढ़ सकते हैं। देखिए, अगर कोई बाहर से नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है, या बाहर का कोई टूरिस्ट पॉजिटिव होगा और बाकी लोगों को पॉजिटिव कर सकता है। हमने देखा किसी ने बैग में मास्क रखा है, किसी ने हाथ में रखा है, किसी ने लगाया ही नहीं। मैंने काफी टूरिस्ट से पूछा, जिस तरीके से दर्शकों ने देखा, उनसे मैंने पूछा मास्क क्यों नहीं लगाया है, तो कोई जवाब नहीं दे पा रहा है क्यों नहीं लगाया है। या तो वो उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि उनकी जिंदगी उनको प्यारी है, या तो वो नहीं समझते हैं कि SOPs को फॉलो करना है। तो ऐसे में एक तो टूरिस्ट्स को देखना होगा कि उनकी जिंदगी उनके लिए बहुत जरूरी है और प्रशासन को भी अब एनफोर्स करना होगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये डल लेक है और डल लेक में आजकल बहुत ज्यादा टूरिस्ट्स हैं, और लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि जितने भी टूरिस्ट इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनमें से बेशतर टूरिस्ट जो है वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, जिससे खतरा बढ़ सकता है। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि नाइट कर्फ्यू यहाँ पे लगा दिया गया, हालांकि उसका ज्यादा कोई असर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट लाइफ पिछले 30 साल से मुतासिर है। तो नाइट कर्फ्यू से कश्मीर में कुछ बदलने वाला नहीं है, लेकिन अगर लोग मास्क लगाएंगे, लोग SOPs फॉलो करेंगे, लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, टूरिस्ट्स आए यहाँ पे घूमें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना जरूरी है। टूलिप गार्डन में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, न सिर्फ टूरिस्ट्स की बल्कि लोकल्स की भी भीड़ है, जिसकी वजह से कोरोना फैलने का ज्यादा खतरा है। और कई अहम सवाल आप उन लोगों से कर रहे थे कि आप ऐसी जगह पहुंचे जहां तबीयत बेहतर हो सकती है, लेकिन आपकी यही हरकत तबीयत खराब कर सकती है, आपकी और दूसरों की भी। लेकिन सिर्फ ये मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में पूरे राज्य में कोरोना के 4,300 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। 17 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। अकेले इंदौर शहर में करीब 900 कोरोना मरीज सामने आए, यहां 4 लोगों की मौत हो गई है। राजधानी भोपाल में 650 से ज्यादा मरीज मिले हैं, वहां 2 लोगों की मौत हो गई है। जबलपुर में करीब 300 और ग्वालियर में 225 नए मरीज आए कोरोना के। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में 50 घंटे का लॉकडाउन तक लगा दिया गया है। आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में लॉकडाउन रहेगा।
इसके अलावा बैतूल, रतलाम, खरगोन और कटनी जिलों में 9 दिनों के लिए पूरा लॉकडाउन लगा दिया गया है, जो आज शाम 6 बजे से ही लागू हो जाएगा। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। मनोज, अब इस तरह की बंदिशें, क्या इसके बाद अब लोग कुछ सजग होते नजर आ रहे हैं? जहां आप मौजूद हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं लोग? लोगों में सजगता तो बढ़ी है, लेकिन जैसे भोपाल का कोलार और शाहपुरा करीब 2.5 लाख की आबादी है, जो आज शाम से 9 दिनों के लिए टोटल लॉकडाउन हो जाएगा। मतलब राजधानी भोपाल में भी 21-22 लाख की अगर आबादी है तो उसकी 10% आबादी अगले 9 दिन के लिए टोटल लॉकडाउन के दायरे में रहेगी। लेकिन देखिए ये पुलिस, देखिए आप है क्या सजगता, किससे उम्मीद करें? देखिए ये जा रहे हैं, उनके चेहरे पे कोई, अब देखिए उनको कैमरा देख के उनको शायद एहसास हुआ कि उन्होंने पहन लिया। मास्क पहनने के तरीके देखिए, मुंह पे लगा लिया, सामने देखिए आप। इस तरह से प्रशांत, गलतियाँ लोगों की कहाँ है? सर आप मास्क लगाए भी हैं और नहीं भी लगाए? अगर मैं मास्क लगा लूँगा ना तो ये शीशे में दिखना बंद हो जाता है भाप से। मास्क तो लगा ही हूँ ना, ऐसा तो नहीं लगा। लेकिन कोरोना फिर ऐसे में तो फिर मुश्किल हो रही ना। आधा सर हम लोग तो जिम्मेदारी से कर रहे हैं, उनको पूछे जो नहीं लगा घूम रहे हैं। हाँ, लेकिन मास्क लगाने का एक तरीका तो ये है कि आप हम मास्क कैसे लगाएंगे, तो ये जो स्टीम है ना यहाँ इस पर शीशे पे जाती है तो दिखता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा करना पड़ता है। तो फिर नाक तो खुल गई आपकी, तो क्या करेंगे? तो पब्लिक में थोड़ी जा रहे हैं, हम तो गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते पे है। ये देखिए लोगों के पास अपने अपने तरीके होते हैं बोलने के। मैं आपको बाजार के प्रशांत नज़ारे इसलिए दिखा रहा हूँ कि कोरोना क्यों बढ़ रहा है। लोगों की समझ में जो कमी है कि एक तो ये है कि सरकार के स्तर पे जो इंतज़ाम होने थे, अब देखिए एक बेड नहीं है, अस्पतालों में मरीज़ परेशान हो रहे हैं, इसको भी भर्ती होना है, उसको भी भर्ती होना है, और इन तमाम परेशानियों के बावजूद लोग जो एहतियात बरतने चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए, देखने को अच्छा लगा थोड़ा प्रशांत यहाँ कि सारे दुकानदार और ग्राहक बकायदा मास्क लगाए हुए। और मनोज, इसी तरह की बात बार बार कही जा रही है कि आप एहतियात बरतें, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा है और लोगों के लिए भी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ जो चर्चा की उसमें भी इस बात का जिक्र किया है, और कोरोना को हराने के 3 मंत्र दिए हैं 3T के नाम से। पीएम ने टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया है। टेस्टिंग यानी कि लोगों की कोरोना जांच हो, ट्रैकिंग यानी कि संपर्क में आए लोगों की जांच पड़ताल हो, और ट्रीटमेंट यानी मरीज का पूरी तरह से इलाज हो। जो आज परिवार जो इसमें लपेट में आ रहे हैं, उसका मूल कारण है शुरुआत एसिम्प्टोमेटिक से होती है और केयरलेस होने से होती है। उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है प्रोएक्टिव टेस्टिंग। हम जितना ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे तो एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट होगा वो भी ध्यान में आ जाएगा, तो परिवार में होम क्वारंटाइन वगैरह ढंग से कर लेगा। वो परिवार के साथ जैसे नॉर्मल जिंदगी जीता है वो नहीं जिएगा, और इसलिए पूरा परिवार जो आज सब लपेट में आ जाता है उसको हम बचा सकते हैं। और इसलिए हम अभी चर्चा जितनी वैक्सीन की करते हैं उससे ज़्यादा चर्चा हमें टेस्टिंग की करने की ज़रूरत है, बल टेस्टिंग पर देने की ज़रूरत है। और हमने सामने से टेस्टिंग के लिए जाना है। उसको तकलीफ हो और फिर टेस्टिंग करने के लिए आए और फिर उसको पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाए, और वो मैं समझता हूँ क्रम हमारे लिए थोड़ा बदलना पड़ेगा। हमारे पास वायरस को कंटेन करने के लिए एक अहम तरीका है कि हम ह्यूमन होस्ट को कंटेन करें। मैंने पहले भी कहा था, ये कोरोना एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आप उसको लेकर के नहीं आओगे घर में नहीं आता है। टेस्टिंग बहुत जरूरी है, लेकिन अब मामले भी तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। एहतियात बरतना जरूरी है। गुजरात भी उन्हीं राज्यों में से जहां की मामले बढ़ रहे हैं। जनक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, किस तरह की ताजा तस्वीर और तैयारी अब गुजरात सरकार की क्या? देखिए प्रशांत, राज्य सरकार ने भी कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा उसी के मुताबिक 3T और V, वैक्सीनेशन का V, ये उस पर जोर दे रहे हैं। फिलहाल मैं अभी अहमदाबाद का जो वैक्सीनेशन सेंटर है सरकारी, वहाँ पर हूँ, और यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन और 45 की ऊपर उम्र के जो भी लोग हैं उनको यहाँ पर वैक्सीन दी जा रही है। चूँकि वैक्सीन अब तक गुजरात के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो तकरीबन 82 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। और आप देखिए लोग कतार में खड़े हैं, अपनी जिम्मेवारी समझ रहे हैं। सर, आप वैक्सीन के लिए आए हैं? जी, सबको वैक्सीन लेनी चाहिए मानते हैं? बिल्कुल।
देखिए लोग आए हैं यहाँ पर, ये भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर वैक्सीन का जो रूम कमरा है उसमें कैसे हर एक व्यक्ति के जो डॉक्यूमेंटेशन है वो चेक होते हैं। और यहाँ पे एक सिस्टर है, उनसे मैम आज वैक्सीन का पूरा डोज है अपने पास? हाँ 6। कितने लोग को दे पाएंगे आज के दिन? आज के दिन 30 लोग आए। नहीं, अपना कितना स्टॉक है? 150। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा सेंटर है, यहाँ पर 150 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा सके उतनी तैयारी है। और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि टेस्टिंग के साथ साथ ट्रीटमेंट भी दी जाए और ट्रैकिंग भी की जाए और साथ में वैक्सीनेशन भी दी जाए। तो ये सारी चीज़ों को लेकर आंकड़ों पर जो कंट्रोल है वो करने की कोशिश सरकार कर रही है। बिल्कुल, और ये एहतियात बरतना भी है, वैक्सीनेशन भी बहुत जरूरी है, लेकिन अलग अलग तरीके से लोगों को सजग करने की भी कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद लोग कोरोना नियमों से बेपरवाह नजर आए, जिन्हें कोरोना के खतरे से जागरूक करने के लिए कलाकारों ने एक ग्रुप तैयार किया और इस ग्रुप ने मुहिम शुरू की है। एक कलाकार यमराज के भेष में लोगों से मास्क लगाने की अपील करता दिखाई देता है। हम है यम, मास्क लगाओ नहीं तो मैं आ रहा हूँ, मास्क लगाओ नहीं तो मैं आ रहा हूँ, यम है हम, मास्क लगाओ नहीं तो मैं आ रहा हूँ। और इस तरह से लोगों को जागरूक करने की कोशिश हो रही है, लेकिन सिर्फ ये उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में नहीं बल्कि राजस्थान में भी अब तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। भवानी सिंह हमारे सहयोगी यहां मौजूद हैं। भवानी, अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं, मकसद है कि कोरोना से लोगों को बचाया जाए। राजस्थान में क्या हो रहा है, जहां आप मौजूद हैं, लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए प्रशांत, राजस्थान में दो तरह की तस्वीरें। एक, कोरोना तेजी से लगातार बढ़ता जा रहा है। 20 जो एक सप्ताह पहले 2 मौत थी एवरेज, वो आज 20 हो चुकी है। लेकिन दूसरी तस्वीर ये भी आपको दिखेगी जो पॉजिटिव नज़र आती है, साइन आ रहा है, कतार लगातार वैक्सीनेशन के लिए बढ़ती जा रही है। राजस्थान देश के टॉप 2 स्टेट में जहाँ वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। 91 लाख वैक्सीनेशन होगा, 1 करोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। और तस्वीर देखिए कि आप किस तरीके से आए, वैक्सीनेशन कराने के लिए आए हैं आप? हाँ सर। आप देखिए मास्क थोड़ा ऊपर लगाइए, मास्क को ऐसे लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाने का कोई मतलब नहीं होता। ये जागरूक होना जरूरी है। आप भी वैक्सीनेशन कराने के लिए आए? मम्मी के साथ आए सर। अच्छा, आपकी मम्मी के साथ में आए। आपको क्या लगता है कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, जितना वैक्सीन कराएंगे उतना ही सेफ रहेंगे? यस सर, बिल्कुल। देखिए कि तस्वीर काफ़ी लंबी है। डॉक्टर साहब आप आए, देखिए इंचार्ज है, कितना एवरेज आप ही हैं, कितना वैक्सीनेशन हो रहा है पर डे, कितने को कर रहे हैं? पर डे हम लगभग 270-275 के आसपास डेली का वैक्सीनेशन चल रहा है, जो कि अभी तक का टोटल 3500 के आसपास हो चुका है। और ये आपकी पीएचसी है, छोटा सेंटर है? जी, ये बिल्कुल पीएचसी है, और क्योंकि बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करने अब क्या हो रहा है, जैसे राजस्थान में कोरोना का फिगर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके बाद में वैक्सीनेशन भी बढ़ रहा है, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है? बिल्कुल, लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता बढ़ रही है। और वैक्सीन का हम जैसे कि देखें, आप देख रहे हैं दिन भर दिन ये केसेस, जो भी लोग भी काफ़ी इच्छुक हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए जी। और हम देख रहे हैं कि कतार काफ़ी लंबी है, सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना हो, उसका कुछ इंतजाम करेंगे? बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम लोगों ने पालना कर रहे हैं। एक्चुअली भीड़ का इतना ज़्यादा रहता है कि लोग इतने ज़्यादा इच्छुक हो रहे हैं या चाह रहे हैं कि वैक्सीन। प्रशांत, जाहिर तौर पर कतार लंबी हो रही है तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना काफ़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग घरों से निकल रहे हैं और वैक्सीनेशन बढ़ रहा है। जी, वैक्सीनेशन बढ़ना है, टेस्टिंग भी बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत महाराष्ट्र में देखी जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में ही महाराष्ट्र में 56,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए और इस महामारी की चपेट में आने से 376 लोगों ने महाराष्ट्र में दम तोड़ दिया है। इस तरह से पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के पिछले 3 दिनों में 995 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के शहरों की बात करें तो राजधानी मुंबई में एक दिन में करीब 9,000 केस सामने आए हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। सुरक्षा बल को लेकर जो बयान उनकी ओर से आया था, इसे अब संज्ञान में लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने सीधे नोटिस जारी किया है। दरअसल सुरक्षा बलों को धमकाने का आरोप ममता बनर्जी पर, और अब इलेक्शन कमीशन ने सीधे नोटिस देकर जवाब मांगा है। आरोप यह लगा कि मतदाताओं को धमकाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाए थे, सुरक्षा बल को निशाने पर लिया था कि सुरक्षा बल वहां मतदाताओं को धमका रहे हैं। नीरज हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। नीरज, किस तरह की बातें सामने आई जिसे गंभीरता से लिया है अब इलेक्शन कमीशन ने, और आगे किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है? ममता बनर्जी
जिन्होंने बयान दिया और उसे लेकर अब वो सवालों के घेरे में है। इलेक्शन कमीशन ने इस पर संज्ञान लिया है और नोटिस जारी किया है। सुरक्षा बलों की जो तैनाती थी उनकी ओर से मतदाताओं को धमकाया जा रहा है, इस तरह के आरोप लगाए गए और अब संज्ञान लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया है ममता बनर्जी को और जवाब मांगा है। सुरक्षा बल को लेकर यह बात ममता बनर्जी की ओर से कही गई, इस पर संज्ञान लिया गया इलेक्शन कमीशन की ओर से कि सुरक्षा बलों की जो तैनाती हो रही है वो मतदाताओं को वहां धमकाने का काम कर रहे हैं। अब ममता बनर्जी से जवाब मांगा चुनाव आयोग ने। बड़ी समस्या क्या है?